मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा और तीसरा ऑप्शन है यशपाल और चौथा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हो गया। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, प्रेमचंद जो है आपके सिलेबस में भी है, अतः इसको भी जानना ज़रूरी है। तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को लम्ही नामक स्थान पे हुआ था और इनकी जो मृत्यु है ये 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था और प्रेमचंद की रचनाएं जानी जाए तो इनकी रचनाएं हैं गोदान है, कफन है, निर्मला है, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि। और इसके बाद यशपाल के बारे में जाना जाए तो यशपाल जो है, यशपाल की रचनाएं है झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ये आदि रचनाएं हैं उनकी। और जो चौथा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, ये लाल वर्मा जो थे ये प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार थे। वृंदावन लाल वर्मा की जो रचनाएं हैं झांसी की रानी है और मृगनयनी आदि हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन इलाचंद जोशी, दूसरा ऑप्शन मोहन राकेश और तीसरा ऑप्शन विकल्प का और खा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा विकल्प का और खा दोनों। इसका मतलब इलाचंद जोशी, मोहन राकेश दोनों शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। मोहन राकेश की कुछ रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे उपन्यास, लहरों के राजहंस आदि हैं। और अगर पूछा जाए कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन थे तो शुक्लोत्तर के प्रमुख उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर और अज्ञेय हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की उपन्यास की विधा है, ठीक है। और सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा तो धर्मवीर भारती की रचना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। आधुनिक काल की समय अवधि है 1843 से वर्तमान तक। अगर विक्रम संवत में पूछा जाए तो विक्रम संवत में 1900 से आज तक हो जाएगा। विक्रम संवत में 1900 से आज तक हो जाएगा। उसके बाद अगला है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है तो त्यागपत्र जो है उपन्यास विधा की रचना है और त्यागपत्र की जो रचनाकार हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र के जो रचनाकार हैं वो जैनेन्द्र कुमार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। रसखान जो है किस काल के किस शाखा के कवि हैं तो रसखान जो है रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और जो कवि हैं दूसरे हैं सूरदास हैं, नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं आदि हैं। और रसखान का जो मूल नाम है क्या है, रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। उसके बाद है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और हिंदी की एकांकी कवि भी कहा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है। तो द्विवेदी युग की कालावधि जो है 1900 से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग की कालावधि है। अगर पूछा जाए तो 1850 से 1900 किसकी कालावधि, भारतेंदु युग की कालावधि 1850 से 1900 ईस्वी है। उसके बाद 1918 से 1936 तक किसकी है तो छायावादी युग की है। छायावादी युग की कालावधि क्या है 1918 से 1936 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं। अद्भुत आलाप के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अद्भुत आलाप के अलावा दूसरी रचनाएं भी हैं जैसे सुमन है आदि भी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं। मैथिली शरण जो गुप्त जी हैं ये साहित्य जगत के दद्दा के नाम से संबोधित करते हैं इनको। साहित्य जगत के दद्दा के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। इनकी रचनाओं में आते हैं, रचनाएं इनकी हैं भारत भारती, पंचवटी, उर्मिला, साकेत आदि इनकी रचनाएं हैं। और ये मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम
कवि माने जाते हैं। और उसके बाद हरिऔध जो है, हरिऔध की प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास जैसे हैं। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य इन्होंने ही लिखा था, हरिऔध ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यामा। यामा के रचयिता का नाम क्या है? तो यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको में कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस की उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको में करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद है हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है सुमन सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें 13 मात्राएं हो रही हैं। 13 मात्राएं हैं इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है अभी, आ और अधि। इसमें हो जाएगा अधि। अगला क्वेश्चन है हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हंसाई शब्द में आई प्रत्यय लगा है। उसके बाद है पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? पंचानन का समास हो जाएगा विग्रह 5 सिरों का समाहार, अर्थात शंकर जी। उसके बाद है सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सुहाग शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा सौभाग्य। उसके बाद है कृतराज्ञा का संधिच्छेद क्या हो जाएगा? तो कृतराज्ञा का पहला ऑप्शन कृत्र आज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अगला है मतेह रूप है मति शब्द का। मतेह जो शब्द है, मतेह जो रूप है, ये मति शब्द का कौन सा रूप है? तो इसमें हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी विभक्ति एक वचन अर्थात दूसरा ऑप्शन। और उसके बाद अगला है हसिष्ठा रूप है हस धातु का। हसिष्ठा किस चीज़ का, किसका रूप धातु का है? तो ये हो जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन अर्थात पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ देती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो ये हो जाएगा ममता नाम से पाठ से है। तो ममता के जो रचनाकार हैं ये जयशंकर प्रसाद है। इसमें लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश में इसमें कोई रेखांकित अंश दिया ही नहीं है। उसके बाद है चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? चिर विश्राम गृह से मतलब होता है कि जैसे कि कोई किसी की झोपड़ी बनी है तो उसी झोपड़ी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है खा नंबर में कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती रहेगी। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा मित्रता नामक पाठ से। इसमें लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसकी दूसरा नंबर क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें लिखा जाएगा रेखांकित अंश की जो रेखांकित लाइनें हैं वो कहती हैं कि कुसंग का जो होता है वो बहुत भयानक होता है, यानी कि बुरी संगत का असर बहुत
ज़्यादा होता है। यह केवल नीतियों पर ही नहीं लागू होता बल्कि सद्वृत्ति का भी नाश कर देता है। आपकी अंदर जो गुण अवगुण है उन सबका नाश कर देता है, बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देता है। ऐसा लिखना है। और अगला है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो अगर बुरी संगत होगी तो युवा पुरुष की जो संगत होगी वो भी बुरी हो जाएगी, ये उसके जो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो अर्थात इसका मतलब यह है कि कभी भी बुरी संगत को नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया है इसमें। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुरते निकसी रघुवीर बधु धीर गए मग में डगद्वय झलकी भरिनाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझत है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिहों के तो है तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अतिचारु चली चल चय। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए। लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद है, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। तो वो धूप में चल रही थी, अतः उसके मतलब माथे पे पसीना वगैरह सब आ गया था, ऐसा ही लिखना है। उसके बाद है, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए बहने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी धर्म पत्नी सीता को देखा तो उनके माथे से पसीना टपक रहा था। तो इनकी इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर वो रोने लगे। उसके बाद है, मेरे जीवन का आज मुख मेरी छाया से हो मिलाप तन मेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप उर्मे पावस द्रग में विहान चिरमहान ओ चिरमहान। तो पूछा गया, प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ में हिंदी से व्याख्या कीजिए तथा संदर्भ लिखना है। अगला है, कवियत्री अपने जीवन को हिमालय के समान जीना चाहती है, इस कथन से क्या तात्पर्य है और कवियत्री ने क्या कामना व्यक्त की है, ये सब क्वेश्चन है। एक करना होता है, दोनों तो करने होते नहीं, एक ही करना, ऊपर वाला कर देना, वो जो सरल हो वो करना पहले। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित लेखों में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक रचना का नाम लिखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद हैं डॉक्टर, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हैं, अगर जयशंकर प्रसाद आपको समझ में आता है जयशंकर प्रसाद कर लीजिए, नहीं तो रामचंद्र शुक्ल कर दीजिए, जो भी आपको सरल लगे। उसके बाद ये तो गद्य में हो गया। उसके बाद पद्य में भी आता है। पद्य में पूछा जाता है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इसमें सूरदास है, मित्रनंदन पंत है, बिहारी लाल। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरदास है, सूरदास के बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति इव इत इव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत आगलोक सर्वत्र प्रसृता। मुगल युवराज दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। इसमें लिखना होगा संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद। तो इसमें लिखा जाएगा, प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसके लेखक वगैरह होती नहीं है, तो इसका अर्थ सीधा लिखना होगा। लिखेंगे हिंदी अनुवाद, लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा है केंद्र स्थली अस्ति। मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत के और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत इव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत आलोक प्रस्थ। और यहीं पर संस्कृत के प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। उसके बाद है, मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्राण अध्ययनम करोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कृतः। और यहीं पर ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसके बाद, एकता भहवा जना धूमना रेलगाड़ी अभ्रा नगरम, एक ही करना हो तो ऊपर वाला कर लिया, हो गया। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित संस्कृत में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमन्द्रो च दक्षिणम
वर्षायत भारताम नाम भारती यत्र संतति। इसको भी आप देख लीजिएगा, कोई जो भी आपको सरल लगे वही कर लेना। ठीक है। उसके बाद अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लेना। श्लोक तो 100% आता है, इसको आप 100% याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आप लिख सकते हैं, जो इसमें ना आया हो वो लिखना होता है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। उसके बाद चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। उसके बाद दारासिको कस्यम भाषायां पुनरुक्तम अनुवादम करत। और पूर्वज का आसित और ग्रामीणाम कह उपासत। इसमें से 2 के करने हैं, बाकी 5 दे रहे थे, 2 में इसमें 2 करना है सिर्फ। उसके बाद अगला है निम्न विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो स्वदेश प्रेम, नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु और देशाटन के लाभ। तो आप नारी शिक्षा के महत्व पर कोई लिख सकते हैं। नारी शिक्षा के महत्व जो हो जाता है थोड़ा सरल हो जाता है ये भी, और 2 स्वदेश प्रेम भी थोड़ा ईजी है। तो जो ईजी लगे उस नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सुपरिचित खंडकाव्य के बारे में एक आज का जो है, तो कर्मी भरत के खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये लिख दीजिए, संक्षेप में जो कथा वस्तु है ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नायक आता तो नायक के बारे में देते हैं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के सलूशन के साथ। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।